बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी बच्चों को गति के समीकरण पढ़ा रहे हैं और गति की समीकरण क्या होती है आप सभी बच्चों को पता होंगी पहले से। तो गति की समीकरण क्या होती है बेटे? b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, b बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये तीनों बेटा क्या है? गति की समीकरण है। अगर हम गति की समीकरण की परिभाषा को थोड़ा परिभाषा के रूप में समझें तो हम ये कह सकते हैं, जब कोई वस्तु एक समान सीधी रेखा में जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो वस्तु के वेग अंतिम वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और दूरी s और समय t के बीच संबंध दिखाने वाली समीकरण क्या कहलाती है बेटे? गति की समीकरण कहलाती है ना। तो एक समान त्वरण का मतलब क्या हुआ? शुरू में उसका 5 मीटर प्रति सेकंड उसका त्वरण हुआ, फिर बाद में कितना हो गया? 10 हो गया, फिर 15 हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे बेटा? एक समान त्वरण। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, दूरी s, समय t के बीच संबंध दिखाने वाली समीकरण हमारी क्या कहलाती है बेटे? गति की समीकरण कहलाती है। अब हम बेटा इन सबका ये समीकरण कहाँ से आती है हम इसको दिखा रहे हैं बेटा ग्राफी विधि से। हम आप सभी बच्चों को इसका क्या सिखा रहे हैं? निगमन सिखा रहे हैं कैसे आती है। तो हम पहले सिखा रहे हैं आपको गति की प्रथम समीकरण का क्या सिखा रहे हैं बेटे? निगमन। तो गति की प्रथम समीकरण क्या है बेटे? b बराबर क्या है हमारे पास? u प्लस ए टी। तो b बराबर u प्लस ए टी का निगमन किस विधि से सिखा रहे हैं बेटा हम आपको? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से निगमन करने के लिए हमें बनाना होगा पहले वेग समय ग्राफ। क्या बनाना होगा बेटे? वेग समय ग्राफ। देखो बेटे वेग समय ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हमारा बेटा क्या होगा? नीचे क्या है हमारे पास? एक्स अक्ष, और ये हमारी ऊपर बेटा क्या है? वाई अक्ष, है ना। हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा, वेग समय ग्राफ बना रहे हैं। तो समय बेटा कहाँ रहेगा? एक्स अक्ष पर। क्यों रहेगा बेटा? क्योंकि समय क्या है बेटे? स्वतंत्र चर है। तो एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया? ये हमारा क्या होता है बेटे? मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं हम लोग ओ से। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या लिया हमने? समय। समय मतलब समय को कैसे लिखते हैं? टी से, और मात्रा क्या होता है बेटा? इसका सेकंड। ठीक है, यहाँ हमने वाई अक्ष पर क्या लिया? वेग। वेग को हम किससे लिखते हैं बेटे? वी से, और मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये इसका क्या होता है बेटे? मात्रक होता है। अब ध्यान से देखो, अब कोई वस्तु है बेटे, जब समय क्या है बेटे? जीरो है। जब t बराबर समय क्या है? जीरो। और समय t बराबर जीरो कहाँ होगा बेटा? समय t बराबर जीरो होगा यहाँ पर, है ना। तो जब समय t बराबर जीरो है उस वस्तु ने चलना शुरू करा और जाकर के रुक गई। तो वस्तु ने चलना शुरू करा और वो रुक गई कहाँ? जाकर के यहाँ। हाँ, तो उस समय वेग क्या होगा वस्तु का? u होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा बेटा? u होगा उसका प्रारंभिक। इसका मतलब यहां से यहां पर जो मान होगा मीटर पर, यहां पर जो मान होगा मीटर प्रति सेकंड को बेटा नीचे कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड, तो और अच्छा समझ में आएगा। मीटर प्रति सेकंड ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो जब समय t बराबर जीरो है तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है बेटे? u है। ठीक है, अब समय बढ़ा तो वस्तु का वेग बढ़ करके क्या हो जाता है बेटे? v हो जाता है। तो जब समय बढ़ा, ये बेटा समय बढ़ा, तो वस्तु का वेग बढ़ करके क्या हो जाता है बेटे? v हो जाता है ना। क्या हो जाता है? v। इसका मतलब यहाँ तक का जो मान कितना होगा बेटे? v हो गया। अगर हम इसको यहां से यहां मिलाएं, यहां से इसको यहां मिला दें और इसको हम यहां मिला दें, तो यहां पर जो मान प्राप्त हुआ बेटे वो किसका मान प्राप्त हुआ? आपको v का, है ना। तो विद हेल्प ऑफ गति की समीकरणों का निगमन कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ ग्राफीय विधि से। समझ गए मेरी बात को? तो ये हमने क्या बनाया बेटे? वेग समय ग्राफ बनाया। ठीक है, अब हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटे? गति का प्रथम समीकरण का निगमन कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है बेटे त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है वो होता है बेटे वेग परिवर्तन बटे समय। अच्छा बेटे ध्यान से सुनो, त्वरण को हम किससे लिखते हैं बेटे? ए से। त्वरण को ए से ही तो लिखा जाता है। वेग परिवर्तन क्या हुआ बेटे? अंतिम वेग कितना होगा? बी, और प्रारंभिक वेग क्या था? यू। दोनों का अंतर क्या कहलाएगा बेटे? दोनों का अंतर ही तो वेग परिवर्तन कहलाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस यू। समय कितना? टी। और एक बात और बेटे, जब यह समय जीरो था तो यहाँ समय कितना होगा बेटे? टी होगा, है ना। तो यहां से यहां तक की जो दूरी कितनी होगी बेटा? टी हो गई, है ना। तो समय कितना होगा बेटे? टी। सही है। अब एक की आप टी से करो बेटा, ए टी हो गया, और यहाँ आ गया बी माइनस यू।
ठीक है। अब अगर आप बी को आप यहीं रोक ले तो यू उधर जाके क्या हो जाए बेटा प्लस का, तो हमें समीकरण क्या प्राप्त हो गई, बी बराबर ए टी। ठीक है, यही क्या है, गति की प्रथम समीकरण है। अच्छा आप सभी बच्चे ये बता सकते हो कि यह किसके क्या संबंध दिखाती है, वेग और वस्तु के वेग और समय के बीच संबंध दिखाने वाली समीकरण कहलाती है। अब हम आपको सिखा रहे हैं गति की द्वितीय समीकरण। अब हम आप सभी बच्चों को सिखा रहे हैं गति की द्वितीय समीकरण का निगमन। गति की द्वितीय समीकरण किसके बराबर है बेटा, विस्थापन एस के बराबर। विस्थापन किसके बराबर होता है, विस्थापन का असली अर्थ जो होता है बेटा, इसकी एक ट्रिक है बेटा, याद रख लो। विस्थापन का मतलब होता है क्षेत्रफल, विस्थापन का मतलब क्षेत्रफल। अगर आप इसको याद रखोगे तो गति की द्वितीय समीकरण बहुत जल्दी कर लोगे। तो विस्थापन का अर्थ क्षेत्रफल, यहां लिखोगे विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका बेटे, क्षेत्रफल किसका, जो आपका ये बनना है ग्राफ इसके अंदर, इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल। चलो हम इसका नामकरण संस्कार करते हैं। यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर इस बिंदु को हम ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी, इस वाले बिंदु को क्या बोल देते हैं हम लोग डी, इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं डी, और ये वाला बिंदु आ गया ई। तो इसका मतलब हमें विस्थापन मतलब क्षेत्रफल, कहाँ का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए हमको ओ कौन सा चाहिए हमको, ओ डी सी ए, इस आकृति का क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो मतलब ओ डी सी ए का क्या चाहिए हमको, क्षेत्रफल। जब हमें इस आकृति का क्षेत्रफल चाहिए तो आप इसमें देखो बेटा दो चीज शामिल है इसके अंदर, एक यहां से या तो ऊपर के हिस्से में त्रिभुज शामिल है, और नीचे के हिस्से में क्या चाहिए आपसे, आयत मतलब आपका चतुर्भुज शामिल है। और चतुर्भुज में बेटा एक बात है, आप सीधे इस पर देख पा रहे हो, ये भुजा लगभग बराबर लग रही है, लगभग नहीं है ही बराबर, और ये भी भुजा आपको बराबर लग रही है। तो जब जब किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो वो क्या होता है, आयत। इसका मतलब यहाँ है त्रिभुज और यहाँ क्या है बेटे, आयत। तो चलो कोई बात नहीं, तो लिखते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप लोग विस्थापन मतलब एस, मतलब क्षेत्रफल, यहाँ इस क्षेत्रफल की जगह आप क्या लिखोगे बेटे, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज, त्रिभुज डी सी बी, क्या लिखोगे बेटा, यहाँ लिख देते हैं साफ साफ, एस बराबर त्रिभुज डी सी बी का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, प्लस आयत, आयत, आयत किसका क्षेत्रफल लिखोगे, ओ डी बी ए, आयत ओ डी बी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, ध्यान से देखो। अब एस बराबर क्या होता है बेटे, एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पहले लिख लेते हैं हम, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बेटे, प्लस आयत ओडीबीए का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब अगर हम इनको मान के आधार को अगर हम क्या बोलते हैं डीबी, अगर हम ऐसे ना भी लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर लिख सकते हो बेटा, एस बराबर 1/2 आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है बेटे, डीबी, डीबी तो आधार है, और डीबी का मान किसके बराबर है बेटे, आज त्रिभुज का जो आधार है, आधार मतलब डीबी, डीबी मतलब आधार, और किसके बराबर है बेटे, टी के। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब आधार की हम क्या मान ले सकते हैं, टी। ऊंचाई, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक कितना है बेटा, बी है, यहां से यहां तक पूरी मान कितना है, बी, और यहां से यहां तक कितना मान है, यू। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर आपको ऊपर का मान चाहिए तो सीबी, सीबी मतलब ऊंचाई, सीबी मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना रहेगा, पूरे में से नीचे वाला घटा दो बेटे, तो कितना रहेगा, बी माइनस यू, क्या रहेगा, बी माइनस यू। तो इसका मतलब ऊंचाई की आप क्या ले सकते हो, बी माइनस यू। ठीक है बेटे, अब आई आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी जगह क्या होगा बेटा, बी माइनस यू। अब आप लंबाई की जगह क्या है, लंबाई आपकी, अगर आप इसको लंबाई कह दो तो आप कहते हैं ओ ए और डी भी आपकी क्या बराबर है, तो इसका लंबाई कितनी हो गई आपकी, इसकी टी हो गई, यहां से यहां तक कितनी है बेटा, टी। तो इसका लंबाई कितनी हुई, टी। तो लंबाई की आप क्या लिखोगे, टी, यहां पर प्लस का चिन्ह आएगा, लंबाई की जगह आप क्या लिखोगे, टी गुणा चौड़ाई, चौड़ाई ये रही बेटा, ये आप यहां से यहां तक कितना बोलो, कितनी रही, यू। तो चौड़ाई आपकी कितनी बन गई, चौड़ाई का मान हो गया आपका यू, तो चौड़ाई का मान हो गया आपका यू। ठीक है बेटे, अब थोड़ी सा दिमाग लगाओ, गति की प्रथम समीकरण हमने आपको क्या पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है आप लोग बताओ, टी। तो आप जरा देख करके ये बताओ कौन सा मान किसके बराबर है, बताओ। अभी आपने पीछे गति की समीकरण निकाली है, तो उसमें आपने बी माइनस यू बराबर क्या निकल करके आया था, एटी आया था निकल के, थोड़ी देर पहले आया था। तो हम क्या करेंगे, एस बराबर यहां लिखो 1/2 गुणा टी आपका यही रहने दो, है ना, बी माइनस यू की क्या लिख दो आप बेटे, ए टी, प्लस
और u और यहां पर गुणा करके क्या आ गया u t। ठीक है बेटे, तो s बराबर, ठीक है, u t को आप पहले लिख दो बेटा, u t प्लस 1/2, है ना, a को ऐसे ही रहने दो, और t की गुणा क्या है, t का स्क्वायर। तो यही हमारी क्या निकल कर आएगी बेटा, गति की द्वितीय समीकरण, है ना। यही हमारी क्या है, गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, जहां s क्या है, दूरी, विस्थापन है, दूरी है ना, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, t समय है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है बेटा, समय है। अब हम सिखा रहे हैं गति की तृतीय समीकरण। ठीक है बेटे, अब आप सभी बच्चों को सिखा रहे हैं गति की तृतीय समीकरण। और गति की तृतीय समीकरण होती क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें भी अच्छा, अभी हमने आपको पढ़ाया था विस्थापन। विस्थापन विस्थापन का अर्थ क्या है बेटे, क्षेत्रफल, है ना। गति द्वितीय समीकरण यही तो पढ़ाया था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर हम इस आकृति को देखें तो क्षेत्रफल अभी हमने कैसे निकाला था, त्रिभुज को लिया था इसके अंदर, और क्या लिया था हमने, आयत लिया था। क्या हम इसको दूसरे तरीके से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, हाँ निकाल सकते हैं। सोचो, इसके अंदर जो आकृति बन रही है, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बेटे, समांतर। देखो ये एक भुजा, 2, 3 और एक 4, इन 4 भुजाओं को लेकर के क्या बनना है हमारे पास, एक चतुर्भुज बनना है। क्या बनना है, चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज का भी नाम क्या है बेटे, समलंब। क्या चतुर्भुज बनना है, समलंब। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर कह सकते हो समलंब। समलंब कौन सा, समलंब का नाम क्या है आपका, ODCA। ODCA का क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटे, ODCA का क्षेत्रफल। अब हम विस्थापन को किससे लिखते हैं बेटे, S से। विस्थापन होता है बेटा S। समलंब त्रिभुज का, समलंब चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, और क्या होता है, गुणा समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी, यही तो होता है, समांतर भुजाओं के, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी लिख दो बेटा, मध्य दूरी। देखो ध्यान से बेटे, S बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, है ना। समलंब चतुर्भुज बेटा वो होता है जिसकी दो भुजाएं बेटा क्या होती है, समांतर होती है ना। एक भुजा, 4 समांतर भुजाओं में बेटा ये भी हो सकता है कि एक भुजा छोटी भी हो सकती है और एक भुजा बड़ी भी हो सकती है ना। लेकिन देखो ये बनना आपका, ये बनना आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कैसा बनना आपका, देखो ये है, ये इस तरीके से, ये बनना छोटा बड़ा इस तरीके से। तो ये आपका क्या बनना बेटा, समलंब चतुर्भुज। तो इसका मतलब जो भुजा आपको छोटी और बड़ी दिख रही है, वही भुजा आपकी क्या है बेटे, समांतर। सम बराबर नहीं बेटे, क्या है, समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजा कौन कौन सी आपकी, CD कौन सी, क्या बोला, CA या AC समांतर है किसके, AC समांतर है OD के, है ना। OC देखो, AC समांतर है OD के। इन्हीं भुजाओं को क्या मांग रहा है, योग मांग रहा है। तो इसका ना AC बराबर कितनी है, देखो ध्यान से, AC ये कितनी आपकी बेटा B, AC कितनी है आपकी B, और OD कितनी है आपकी U, OD है आपकी U। तो यही लगाओ, यहां लिखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब B प्लस U या B प्लस का U। ठीक है बेटे, गुणा समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। समांतर भुजाओं के मध्य दूरी यही तो है बेटे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, DB। और जिसको हम लोग किससे लिख रहे हैं बेटे, T से। भाई समांतर भुजाओं की मध्य दूरी यही तो है DB, और DB इसका मतलब ये दूरी कितनी है आपकी, T है। तो DB बराबर कितनी हुई आपकी, T हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, DB बराबर क्या लिखो, T। ठीक है। अब गति की प्रथम समीकरण क्या पढ़ी है तुम लोगों ने, गति की जो प्रथम समीकरण पढ़ी है वो B बराबर क्या होती है, U प्लस AT होती है। अगर मैं तुमसे यहां कहूं T का मान निकालो, तो T का मान निकालो तो U इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और एक गुणा में इसके साथ तो कहा आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या निकल करके आएगा, B माइनस U अपॉन क्या निकल करके आएगा, A। इसका मतलब T का मान हमको क्या मिलेगा प्रथम समीकरण से, B बराबर U प्लस AT से T का मान मिलेगा B माइनस U अपॉन A। ठीक है, तो S बराबर कितना हो गया, 1/2 ब्रैकेट लगाओ B प्लस U। ठीक है, इस T की जगह क्या लिखोगे, B माइनस U अपॉन में क्या लिखोगे, A। ठीक है, सही है बेटे। अब देखो 2 और A कहा है, भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएंगे, गुणा में चले जाएंगे। तो यहां क्या निकल करके आया, 2AS। ठीक है बेटे, और यही चीज एक बार प्लस, जो चीज एक बार प्लस में लिखी होती है वही चीज क्या में लिखी होती है, माइनस में। तो कौन सा सूत्र बन जाता है, A की घात 2 माइनस B की घात 2। तो यहां पर क्या कहते हो, ये बन गया आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अब आप U स्क्वायर को इधर ले जाओ बेटे,
तो काय का हो जाएगा प्लस का। तो समीकरण क्या प्राप्त हुई हमको, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही तो बेटा आपकी क्या बेटे गति की तृतीय समीकरण है, जिसमें बी क्या है बेटे अंतिम वेग, यू क्या है बेटा प्रारंभिक वेग, और ये क्या है त्वरण, और एस क्या है बेटे दूरी है। ठीक है बेटे, अगर आप सभी बच्चों को हमारी क्लासेस पसंद आती है तो बेटा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।